हाय गाइस। तो गाइस आज हम किलर पीटर के बाकी के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा जहाँ पे हमें कोच के पास्ट के बारे में भी बताया गया और फिर एंट्री हुई सैंगडो पार्क की। और सैंगडो पार्क कोई मामूली आदमी नहीं था, वो उसी ग्लोरी क्लब का था जिसको उन्होंने निकाल दिया। मतलब वो सिलेक्ट तो हुआ था लेकिन वो उनको झेल नहीं पाए। एंड देन सैंगडो पार्क और किम के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जो कि मतलब फिनिश तो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था उस वीडियो में, पर मैं थोड़ा बाकी है इस वीडियो में वो कंटिन्यू कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जब सैंगडो पार्क बहुत ज्यादा पिट रहा था किम से, देन फिर वो अपनी जन्म कुंडली सुनाना चालू कर देता है कि कैसे वो उसके ट्रेनिंग के दिनों में उसके बुलीज उसको परेशान किया करते थे। वो खड़े होके मुंह भी नहीं पाता था क्योंकि उसको उल्टा लटका दिया गया था, तो वो जब सुसु करता था तो वो सुसु उस पे गिरता था। उसके बुलीज उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे। फिर कैसे उस बुली ने 2 कुत्ते उस पर छोड़ दिए और कहा, अगर तूने इस 2 कुत्ते को हरा दिया तो तू जीत जाएगा और तुझे हम छोड़ देंगे और तुझे हम बुली करना बंद कर देंगे। फिर उस दिन उसके माइंड में ये आया, अभी इतना नहीं तो कभी नहीं। अब वो वैसे ही इतने बुरे सिचुएशन में था उसके लाइफ के, तो उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं था, को अभी करना ही था। एंड देन वो उसके बुलीज पे ही झपट पड़ता है। और उस दिन के बाद, और उसने अपना हर मिशन हमेशा कंप्लीट किया है, उस दिन के बाद से वो कभी हारा नहीं। और ये बोलते बोलते किम उसका मुंह पिचकाई देता है ऑलमोस्ट। देन सैंगडो बोलता है, रुक जा, मुझे मारना चाहता है ना, देख अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो इन सूटकेसों को मैं उड़ा दूंगा। और तुझे पता है इन सूटकेस में क्या है? इन सूटकेस में वो है जो तुम लोग तब से ढूंढ रहे हो। सारे बच्चे इंक्लूडिंग चेयरमैन का बेटा, वो सब इस सूटकेस में है। तो इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो तो मेरे सामने सर झुका ले। अगर मेरे सामने सर झुका लेगा तो मैं माफ कर दूंगा और मैं तुम लोग को जाने दूंगा। और चल अभी भीख मांग अपनी जिंदगी के लिए और इन बच्चों की जिंदगी के लिए, वरना तू भी मरेगा और ये भी मरेंगे, हम सब मारे जाएंगे। देन किम कहता है, आधी घंटा। फिर किम वही बॉम्ब उसके मुंह में दे मारता है और फिर किम बोलता है, अगर तूने कभी ग्रेनेड यूज किया है तो तुझे पता होगा अभी इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमें अभी खींचना चाहिए। अगर तू अभी मरना नहीं चाहता तो अपने जॉब पे ध्यान दे। एक बार बॉम्ब गिरा तो तू खत्म। फिर किम उसको एक झटके में नीचे गिरा देता है और देन किम बोलता है, चल चल, मैंने अभी वो पिन खोल दिया है, अभी बच्चे की तरह रोना बंद कर। और हाँ, मेरा यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। फिर इसके बाद ये एकदम नीचे आ जाता है। फिर बोलता है, प्लीज यार ये टाई हो गया, तू भी नहीं जीता मैं भी नहीं जीता, इट्स अ टाई, ठीक है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझे भी छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, और मतलब ये सीक्रेट रहेगा, हम किसी को बताएंगे नहीं और बच्चे को भी छोड़ देंगे, ठीक है। और प्लीज मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे जाने दे। फिर उसी वक्त कोच भी आ जाते हैं। कोच भी सोचते हैं कि भाई ये कौन है, क्या ये वही सैंगडो पार्क है जिसको मैं जानता हूँ। फिर सैंगडो उसके पैरों में गिर के भीख मांगने लगता है, प्लीज क्या तुम दूसरों को बोलोगे कि इट्स अ टाई, मैं नहीं हारा। और फिर कोच के माइंड में यही चल रहा है, भाई जब से ये ऑर्गेनाइजेशन से भागा है उसके बाद से तो कोई उसे नहीं पकड़ पाया, 13 साल तक कोई उसे नहीं पकड़ पाया बिकॉज ऑफ हिज स्कैरी रेपुटेशन। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से मतलब उसको ट्रीट किया गया है और ये इसने किया है। बिल्कुल भी कोच को बिलीव नहीं हो रहा था कि किम ने ये कर दिया। एंड फिर इधर ये 2 चंगू मंगू फिर से बात करने लगते हैं कि भाई हाँ, हमने जो अटैक किया था ना जब वो इसका ऑडिशन ले रहे थे हम, उसकी वजह से उसमें उतनी ताकत आई, वरना उसमें तो ताकत थी ही नहीं। फिर ये कांड के बाद उनको ऑफिशियल प्लेयर का वो जो आईडी कार्ड है वो मिल जाता है और सब यही डिस्कस करते रहते हैं कि सैंगडो का जो रैंक था वो ए था, मतलब कोई ऐसा मामूली बंदा नहीं था सैंगडो, उनको हराया उसने। और वो लोग जब लिफ्ट से जा रहे होते हैं सोचते हैं भाई ये लिफ्ट और कितने दूर जाएगा, मतलब क्या हम लोग नर्क में जाने वाले हैं अभी। फिर ये 2 मोहतरमा की एंट्री होती है और भाई ये क्या मोहतरमा है, मतलब खैर छोड़ो, वी डोंट जज। फिर ये दोनों उसका वेलकम कर रहे आते हैं तो ये बंदा बोलता है, नहीं नहीं हम शायद रॉन्ग फ्लोर में आ चुके हैं। भाई इतनी फट क्यों रही है इनको देख के इसकी, पर ये तो देख भी नहीं रहे इधर। बोलते नहीं हम शायद रॉन्ग फ्लोर में आ गए हैं, कि हम दोनों नहीं है वो लोग जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। फिर इधर हमारी और एक बैडी आ जाती है, खैर इसका नाम तो बताया नहीं है यहाँ पे, पर हाँ शी इज मे बी सेक्रेटरी। ऑफ कोर्स लड़की आ गई तो फिर से इनके चेहरे खिलने लगे हैं। फिर ये मैडम वेलकम करती है इनको और ये लोग अंदर जाते हैं और वो बताती है कि चेयरमैन ने काफी तारीफ करी है उनकी और वो उनसे मिलना चाहते हैं। फिर वो सब खाना खाते हैं एंड खाना खाने के बाद ड्रेस भी बनवाते हैं अपने लिए वॉश कोट। बाय द वे यहाँ पे किम बहुत ज्यादा हॉट लगता है एंड बाकी सब भी अच्छे लग रहे हैं। फिर ये लोग अपना फ्लेक्स छाड़ना चालू कर देते हैं, भाई कि हम लोगों की वजह से तुम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम लोग की वजह से तुम लोग ये सूट पहन पा रहे हो। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक। फिर ये लड़की बताती है कि उसे कि चेयरमैन ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे हैं उनके लिए, जो कि है बंदूकों की कलेक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे बंदूकें हैं, जैसे कि ये लोग किलर्स है तो इनके लिए काम आएंगी और यहाँ पे हर तरीके की बंदूकें हैं
और नाइफ भी है, तो सबको यहाँ से कुछ ना कुछ चूज करने के लिए लेने के लिए बोला जाता है। देन फिर ये दोनों फिर से होशियारी मारने लगते हैं, भाई देखिए मैडम, हमें कोई जरूरत नहीं है इन बंदूकों और इन चाकुओं की, हमें क्या जरूरत। फिर इतना सारा ठूस लेने के बाद बोलते दैट्स इनफ फॉर अस, मतलब ठीक है भाई। फिर ये लड़की पूछती है कि किम आप क्या लेना चाहोगी। फिर किम और कुछ नहीं, बस एक फाउंटेन पेन लेता है वहाँ से। और वो देखिए ये लड़की सोचती है फाउंटेन पेन, इसकी क्या जरूरत है, मतलब इतना बड़ा किलर है, अभी वो कुछ और भी ले सकता था। पर किम इज सिंपल, ये वो इनकी तरह लालची नहीं है ना। फिर वो लोग बोलते हैं हम लोग कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम चेयरमैन तो हमसे मिलने आया नहीं, क्या वो इस तरीके से हमें ट्रीट करने वाले हैं। ये लड़की बोलती है सॉरी, आपसे चेयरमैन नहीं मिलेंगे, चेयरमैन तो सिर्फ किम से मिलेंगे। और फिर ये सुनने के बाद ये लोग बोलते अच्छा, मुझे तो लगा कि हम लोग और चेयरमैन बेस्टीज हैं, और क्या इस तरीके से अपनी बेस्टीज को ट्रीट करेंगे। भाई बेस्टी कब से बन गया तू उनका। फिर ये लड़की किम को ले जाती है चेयरमैन के यहाँ। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और फिर चेयरमैन इनका ही वेट कर रहा होता है, और ये भी बोलता है कि आई कुडंट वेट टू मीट यू, वेलकम संगू। सो चेयरमैन का नाम है यून चंग चॉय एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ देहा ग्रुप एंड द वर्ल्ड्स लीडिंग म्यूनिशंस एंटरप्राइज। फिर चेयरमैन किम को बोलते हैं मैं तुमसे मिलने के लिए कब से तरस रहा हूँ। और फिर किम भी सोचता है कि क्यों मिलना है आपको मुझसे ऐसे पर्सनली, वैसे मैं तुमसे सिर्फ मिलना चाहता था, वैसे मेरा कोई उल्टा पुल्टा इरादा नहीं है तुमसे मिलने का, पर तुमने जो इतने छोटे कांड के लिए इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया, मैंने सोचा नहीं था, पर खैर तुमने जो भी किया मुझे अच्छा लगा, पर आई नो एग्जैक्टली हु यू आर। देन चेयरमैन किम को बताता है क्या तुम्हें पता है 24 दिसंबर 1978 को क्या हुआ था। नहीं, फिर इधर हम सीन में देख सकते हैं जहाँ पे ये लोग इस बंदे को टॉर्चर कर रहे हैं। ये लोग पूछ रहे हैं उससे कि यून चंग चॉय कहाँ है। देन ये बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हें कितने बार बताना होगा, उस बच्चे को बचाने का बस एक ही रास्ता है, तुमने जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके जो है मिसाइल बनाई है वो तुम कोरिया को हैंड ओवर कर दो, देन वो उस बच्चे को छोड़ देंगे, और अगर तुमने उसको रिफ्यूज किया तो तुम्हारा जो आने वाला भविष्य है देहा ग्रुप का वो भी खत्म हो जाएगा। फिर चेयरमैन का असिस्टेंट उसे बोलता है, मतलब वो यून चंग चॉय के फादर है जो उस वक्त चेयरमैन थे, तो उससे कहता है कि प्रेसिडेंट के साथ भी हमारा कांटेक्ट हो चुका है और उन्होंने अपने फोर्सेस को मसाव के लिए भेज भी दिया है, लेकिन चेयरमैन को ये बात पता है कि अभी इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। देन उसको एक ही याद आता है योंगवांग कैथेड्रल, मतलब जो चर्च है वहाँ पे वो जाते हैं हेल्प के लिए। फिर वो वहाँ के फादर को कहते हैं कि उनका बेटा किडनैप हो चुका है और तुम लोग को जब भी देहा ग्रुप की सपोर्ट की जरूरत पड़ी है मैंने हमेशा तुम लोग को सब कुछ दिया है, और तुम्हें हमारे आज का भी सपोर्ट रहेगा, कल का भी सपोर्ट रहेगा। फिर अब प्लीज मेरे बेटे को बचा लो और तुम्हारे जो 12 अपोस्टल्स है उनको भेजो मेरे बेटे को सेव करने के लिए। फिर वो फादर बोलते हैं काम डाउन, वैसे हमारी कोई जरूरत नहीं है और हमने जिसको लॉर्ड को भेजना था हमने एक को भेज दिया है, डोंट वरी सुनाओ, और हमें जो मिसाइल छोड़ना था हम वो छोड़ चुके, तो अभी तो चुपचाप रहे। फिर वो बोलते पर वो तो पता है कि आपके अपोस्टल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मतलब आपने तो बस उसको अकेले ही भेजा है, क्या वो कर पाएगा। वो बोलते हैं हाँ ही इज परफेक्टली केपेबल टू डू दिस। और वो यहाँ पे पीटर की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीटर को ही भेजा था, और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो इस मिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा। एंड आई नो माय सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। देन इधर हम देखते हैं जहाँ पे पीटर अंदर आ चुका है ट्रेन के, जहाँ मे बी ये लोग किडनैपर है जो यून चंग चॉय को किडनैप किया है जिन्होंने। ये बंदा बोलता है और तू अंदर कैसे आया और तू अकेले आया। और ये बोलते बोलते पीटर जो है वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको गोलियों से भून देता है और सब एक की बारे में खल्लास। और मैं पीटर बोल के इसीलिए इसको रेफर कर रही हूँ फिलहाल, मतलब पीटर की जवानी का टाइम है जब वो यंग था पहले, और वो जो यून चंग चॉय है वो तब छोटा था, जो किडनैप हुआ है वो बच्चा यून चंग चॉय ही है। फिर पीछे से एक बंदा आता है जिसने उस बच्चे के गनपट्टे पे गन रखा होता है, और वो बच्चा और कोई नहीं यून चंग चॉय ही है। फिर ये बंदा बोलता है भाई मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरे जैसे मॉन्स्टर्स अकेले आते हैं और अकेले जीत के चले जाते हैं, मुझे तो लगा था तू मुझसे बड़ा होगा, लेकिन तू तो बच्चा है यार, मुझे नहीं लगता कि तू वो मॉन्स्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। देन ही सेड पीटर द पोस्टल। फिर वो एनसंग चॉय को बोलते हैं तो एनसंग चॉय सुन, अब तुझे तेरा हाथ नीचे गिराना है और बस शांति से मैं 3 तक गिनूंगा और तुझे शांति से अपना हाथ गिरा के चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं करना। फिर एक गेम में कॉइन लेता है, फिर बोलते बोलते वो कॉइन उसके सर पे फेंक के मारता है, और ये कॉइन कोई नॉर्मल सा कॉइन नहीं है, इसमें मे भी कुछ शार्प है, इसीलिए उस बंदे का सर कट गया और अंदर से बहुत डैमेज हो गया। देन ही फिनिश। देन पीटर बोलता है मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं देहा ग्रुप के आने वाले कल को बचाने आया हूँ।
सो अपना ध्यान रखना। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ थे वही आ गए। फिर चेयरमैन बोलता है आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि उस दिन मुझे पीटर ने बचाया था और आज 40 साल हो चुके हैं, मैं कभी उस इंसिडेंट को भूला नहीं और आई नेवर फॉरगेट माय सेवियर्स फेस। और हाँ, तो इजंट दैट यू मस्ट बी। फिर चेयरमैन बोलता है पीटर्स ग्रैंडसन। पीटर तो भाई चैन की सांस लेता है कि हाँ चलो उसने पहचाना तो नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा उसकी तरह दिखते भी हो और तुम्हें उसकी तरह टेक्निक्स भी तुम्हें आता है। पर मैंने ये सुना नहीं था कि पीटर का कोई फैमिली भी था। फिर पीटर सोच ही रहा होता है चलो अच्छा हुआ जिस बच्चे को मैंने बचाया था वो बड़ा होके एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बना और अपना जागीर अच्छे से संभाल रहा है। चेयरमैन बोलता है मैंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए तुम लोगों को, पर तुमने बस एक फाउंटेन पेन ही चुना, क्यों तुमने कुछ और नहीं चुना? फिर चेयरमैन बोलता है भाई देख, मुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरे सेवियर का ग्रैंडसन है तो मैं तुझे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा और वो तुझे रखना ही पड़ेगा एज माई अप्रिसिएशन। फिर वो एक बाइक दिखाते हैं जो कि मतलब देहा ग्रुप्स टेक्नोलॉजी में बनी है। किम को तो ये बहुत ज्यादा कूल लगता है और वो बोलता है कि मुझे चाहिए, जरूरत तो नहीं थी पर फिर ये लोग जो है भाई इतने सारे माल पकड़ लिए, उन्होंने इतना सारा माल डाल लिया अंदर। फिर बोलते हैं कैन वी एक्सचेंज? देन ये लड़की बोलते हैं एब्सोल्युटली नॉट, तुम्हारी औकात के बाहर है ये। फिर कोच का कॉल आता है एंड देन वो कोच हाल चाल पूछते हैं। देन बोलते हैं कि जो ग्लोरी क्लब के सीनियर्स है वो उन लोगों से मिलना चाहते हैं। सो ये उनका चर्च है जहाँ पे सारे किलर्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे के सारे बी रैंक के हैं और ये लोग अभी डी रैंक पे ही है और इनको जो टोकन मिलता है वहाँ पे फाइट लिखा होता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि फाइट क्या है अभी। देन वहाँ चर्च के जो फादर है वो उन्हें कहते हैं We do not give missions to the newcomers। ये लोग बोलते हैं भाई तुझे पता नहीं है तू किसके साथ बात कर रहा है, अगर तुझे पता होता ना तो ये वर्ड नहीं बोलता। फिर वो फादर वो उन्हें ब्लड ऑफर करते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है और फिर ये फादर जूनियर के सर में वो ब्लड डाल देते हैं। देन ही सेड कैसी लगी? और मैं तो वेट कर रहा हूँ तुमको दिखाने के लिए कि और तुम डी रैंक वालों की औकात क्या है। ये लोग जो है ये सारे के सारे बी रैंक के हैं। ये लोग तैयार होते हैं फाइट करने के लिए एंड देन कहते हैं कि भाई देख, रैंक बैंक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। तुम लोग सोच सकते हो कि तुम लोग बी रैंक के हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर ये मत भूलो हम भी तुमसे नीचे नहीं है। फिर ये सीनियर्स बोलते हैं भाई तुम लोग को पता नहीं है तुम लोग कितने नीचे हो हमसे। Then Biggie बोलता है, of course we don't, but that's because we are born to make it to the top। फिर ये लोग मारामारी चालू ही करते हैं और then Biggie बोलता है भाई देख, हम एस रैंक पे अभी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, so you shut up old man and play time's over now। फिर ये लोग दोनों धावा बोल देते हैं और जो बिगी और जूनियर है वो अभी और थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। देन जूनियर आगे बढ़ ही रहा होता है। देन जूनियर दौड़ के आके उस सीनियर के पैर पकड़ लेता है। देन जूनियर जो है वो ऊपर से एक मुक्का उठा के उसे मारने वाला होता है। देन वो हाथ में जो डंडा है उस डंडे से वो रोक लेते हैं। फिर ये सीनियर बोलते हैं अच्छा तो तुम लोगों को पीटर जैसा बनना था, वो तो मेरा भी सपना था जब मैं बचपन में छोटा था, लेकिन इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक। भाई तुम लोग कुछ पीटर वीटर नहीं बन सकते यार। यू सेड ना कि प्ले टाइम्स ओवर, तो अभी चलो रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर वो सीनियर इसे मार मार के इसका थोबड़े का नक्शा ही बिगाड़ देते हैं। देन वो सीनियर पीछे आके यूना और किम को बोलते हैं अच्छा तो ऑडियंस बन के तुमको ये सब देखना है या फिर फाइट वाइट भी करनी है हमारे साथ। और ये बंदा जो है ये बंदा ग्लोरी क्लब का डायरेक्टर है, डायरेक्टर जैंग, एंड हिज रैंक इज बी। इसको बी रैंक उसके पूरे लाइफ की मेहनत की वजह से मिला है। और जो ग्लोरी क्लब के रैंक्स है वो भी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहले जो होते हैं ग्लोरीज डी रैंक किलर जो होते हैं उनको बस मतलब वो सिटीजन को टारगेट कर सकते हैं। 336 किलर्स ही होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सी रैंक का है जहाँ पे 200 किलर्स हैं और वो बस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं और वायलेंस क्राइम्स और लाइक गैंग्स के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो बी रैंक है जिसमें 100 किलर्स है और वो लोग इंटरनल मतलब जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और फिर जो ए रैंक के किलर्स है वो एसोसिएशंस, वो असैसिनेशंस और जो नेशनल सिक्योरिटी होते हैं उनके साथ भी वो लोग काम कर सकते हैं। फिर डायरेक्टर बोलते हैं एक दिन जब तुम किलर बन जाते हो ना, तुम्हारे जिंदगी में और कोई हथियार नहीं होता है, तुम खुद ही एक हथियार बन जाते हो मरते दम तक। और तुम्हें
ये सब बनने के लिए तुम्हें इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और तुम्हारे पूरे होल जिंदगी में तुम्हें मतलब पेन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। और ये सब अगर तुम कुर्बान कर सकते हो तो ही जाके तुम रैंक ए में पहुंच सकते हो। और ये छोटे छोटे एफर्ट जो है वो तुम्हें नहीं ले जाएंगे ये रैंक तक, तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। किलर जो होते हैं ना वो क्रीम ऑन द टॉप होते हैं, वो तुम लोग की तरह मतलब नीचे रहने वाले नहीं। यहाँ पे 12 अपोस्टल्स हैं। देन जो बिगी है वो अधमरा हो चुका होता है, उसको एक सीनियर बोलते हैं कि तुम्हें पता है अपोस्टल कैसे बनते हैं। देन बिगी बोलता है भाई मुझे पता नहीं पर कैसे, पर बताओ जरा कैसे बनते हैं। सीनियर बोलते हैं पहले मरो फिर पुनर्जन्म लो फिर बनते हैं। फिर ये मुक्का दे मारता है इसको और ये ऑलमोस्ट ये लोग मारपीट कर ही रहे होते हैं इधर। अपोस्टल्स भाई अजी घंटा। पर खैर तुम लोग कहाँ रहोगे, तुम तो अनाथ हो, तुम्हारे तो माँ बाप ही नहीं है। भाई ये लोग इंसल्ट क्यों कर रहे हैं। फिर यूना बोलती है भाई ठीक है बहुत हो गया यार, तुम लोग हाथ पार कर रहे हो, अभी थोड़ा शांत रहो। फिर जब वो ये बोलती है, ये सुनने के बाद सीनियर बोलता है भाई देख तू तो ऑक्टोमन्स की वहाँ की थी ना, तो तू तो डी रैंक भी डिजर्व नहीं करती। खड़ी खड़ी बस देख रही है। यू जस्ट चुपचाप रह, फंसा मत मेरे को। और तुझे पता है ना तूने अपने सिबलिंग के लिए मेडिसिन खरीदे हैं ऑक्टोमन के पैसों से, तो तू तो उसकी नौकर निकली ना। फिर किम बोलता है लेट्स नो क्रॉस एनी लिमिट्स सर प्लीज। फिर उसके बाद सुन के ये लोग को तो भाई ये कौन है। फिर सीनियर से पूछते हैं चल तेरे को फाइट करना है तो तू मेरे साथ कर सकता है फाइट। देन किम बोलता है नहीं एब्सोल्युटली नॉट। फिर जब किम ना बोलता है फिर उसको याद आता है जो बैडी ने उसे समझाया था कि भाई देख तू न्यू किलर है तो तुझे थोड़ा न्यू किलर जैसा ही रहना पड़ेगा, तू ऐसा बिहेव नहीं कर सकता जैसे कि तू ए रैंकर है। देख तेरा जो स्किल है अभी ऐसा ही तू वो स्किल यूज नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि वो लोग तुझे कैच कर लेंगे। तो तुझे अभी थोड़ा थोड़ा यूज करना है, उतना भी नहीं। तुझे कुछ भी ओवर नहीं करना है, तुझे उन्हें जिताना नहीं है। तू इस ग्लोरी क्लब को खत्म करने गया है, तो इस ग्लोरी क्लब का सर ऊंचा करने नहीं जा रहा है। फिर जब वो किम सोच ही रहा होता है ये सब, सीनियर बोलता है तू सुन भी रहा है मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। देन सीनियर बोलते हैं तू इतना रफ एंड टफ इसीलिए बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तुझे देख रही है। भाई वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। देन किम बोलता है भाई देखो तुम्हें जितना मुझे मारना है मारो, लेकिन एटलीस्ट जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल लेके चलो। एक तो मरने ही वाला है ऑलमोस्ट और एक को बहुत चोट लगी है। और मुझे पता है कि कभी किसी अपोस्टल से इस तरीके से बात नहीं करते, तो आई विल नेवर फॉरगेट दिस वैल्यूएबल लेसन, सो प्लीज सर। ये सीनियर बोलते हैं पता है बहुत ज्यादा स्वीट टॉकर बन रहे हो तुम, ऑलराइट देन, बट इन रिटर्न हमें तेरे वॉलंटियर लाइसेंस चाहिए और वो सब वापस लेने तभी आना जब तुम मुझे हरा सको। देन वो सारे आईडी कार्ड वगैरह दे के आ जाते हैं। फिर बिगी बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों हो गया और हम कोच को क्या बोलेंगे। और यूना को भी सॉरी बोलते कि वी कांट प्रोटेक्ट यू सो, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे इस सैड साइड को देखो, इस हर्टेड साइड को देखो। तो फिर किम बोलता है कम ऑन यार अभी लंच का टाइम है तो लंच कर लेते हैं अपन। वो लोग जब जा रहे होते हैं तो यूना बोलती है कि किम तुम मुझे बताओ कि हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। लेकिन किम बोलता है ये क्या सवाल हुआ। देन यूना बोलती है कि तुम अपसेट नहीं हो, उन्होंने हमारे लाइसेंस ले लिए जो हमने बहुत मेहनत से लिए थे। फिर वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स हम लोग वीक हैं इसीलिए उन्होंने ले लिया, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या। आई एम वेरी अनॉयड यार, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मतलब ये सब के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। अब जो चीज मिलनी होती है वो मिलती है, जो चीज नहीं मिलनी होती वो नहीं मिलती है, इसमें रोना धोना क्या है। फिर इधर ये चर्च में ये जो सीनियर्स है ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था कि वो आने वाली आंधी को हमने पहले ही रोक दिया, क्योंकि भाई ये लोग तो मुझे इतना टैलेंटेड कुछ खास लग नहीं रहे थे और ऊपर से ये लोग डरपोक भी थे। हम लोग वीक कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ने तो नहीं वाले हैं एंड आई एम श्योर वो लोग अभी अपना बैग पैक कर रहे होंगे, क्योंकि क्या ही रखा है अभी इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। बट हाँ एक बात तो है, तुझे कौन सा पसंद है? मुझे वो वाला जो पसंद है जिसके आईब्रोज तो मेरे आईब्रोज नहीं है लेकिन ही इज काइंड हैंडसम। और ज्यादा कुछ ने बोला लेकिन ही इज वेरी यंग फॉर दिस जॉब। और वो ऑफ कोर्स किम की बात कर रहे हैं एंड जो था ना उसके आंखों में, मुझे लगा वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, तो इनको भी अंदाजा लग गया था किम के बारे में थोड़ा बहुत। देन वो पीछे देखते कि किम बैठा है चर्च में एंड फिर वो लोग पूछते भाई अच्छा तो तुम अभी फिर से पिटने आए हो क्या यहाँ पे, या फिर हमसे माफी मांगने आए हो जो तुमने किया है उसके लिए। पर सुन भी रहे हो हम लोग क्या बोल रहे हैं। देन किम बोलता है क्यों भाई तुम लोग को इतने दूर तक ले जाना था इस बात को। फिर सीनियर बोलते हैं मुझे लगता है तुझे और मारपीट की जरूरत है, तुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये दुनिया कैसी है। आज मैं तुझे रियलाइज कराऊंगा कि ये वर्ल्ड कितनी स्कैरी है। फिर किम बोलता है एग्जैक्टली वही तो मैं बता रहा हूँ और वही मैं तुझे दिखाने आया हूँ। टुनाइट आई विल शो यू एज अ एस रैंकर किलर यू विल विटनेस व्हाट अ पोस्टर कैन ट्रूली डू। देन सीनियर्स बोलते हैं अच्छा तो तुम अच्छे हो ये सब में, पर मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। देख भाई बच्चे मैं 14 साल से इस काम में हूँ और मैंने आज तक कभी किसी
अपोस्टल को नहीं देखा इन माई एंटायर लाइफ। सो सीनियर बोलते भाई इसके साथ ज्यादा बातचीत मत कर और मार के इसको घर भेज। और ये लोग ये सब बात करते करते एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मिस्टर जियो वाई स्टैंडिंग देयर। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बस एक हाई स्कूलर है तो इतना कॉन्फिडेंस इस बंदे में आया कैसे, एक डी रैंकर होने के बावजूद। ना कोई वेपन लाया ना कुछ, बस एक सिंपल सा रोजरी लेके आया है और उससे वो फाइट कर लेगा हमारे साथ। और जो उसके आंखों में है ना वो देख के मुझे डर लगता है। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी डी रैंकर के मतलब आंखों में वो जुनून देखने को मिलेगा जो जुनून मतलब उसके आंखों में दिख रहा है। फिर जो वो बोलते हैं चलो ठीक है छोड़ो यार, जो भी उसका जुनून है शायद एक्टिंग कर रहा होगा, तो अभी हमें इससे खत्म करना होगा एनीवे। फिर वो बुक से कुछ रूल बताने लगते हैं किम को, ये देखो भाई हमारे किलर की दुनिया में तो ये सभी होता है। जब एक सीनियर जूनियर लड़ते हैं तो ये चॉइस है सीनियर का, वो उसके जूनियर को कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये सीनियर डिसाइड करेगा। फिर वो बुक फेंक के मार देता है किम पे, जो कि किम अपने हाथ से वो ब्लॉक कर देता है। ये सीनियर बहुत जोर से मुक्का मारता है किम को और जो कि किम वो बैंड हो जाता है थोड़ा बहुत। जो पावर थोड़ा बहुत ऑक्टोमन में भी था वो किम में भी है। और ये वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या ह्यूमन है या कैसे वो अपने रिप को इस तरह कर सकता है, नेचुरली बेंड कर सकता है। तो ये लोग भी शौक आ जाता है थोड़ा देखने के बाद। जब ये बंदा इसकी आंखें नोचने जाता है फिर ये रोजमेरी जो है वो खोल के मतलब वो एक वेपन बन जाती है पूरी, सिर्फ रोजमेरी खोल के उससे ही उसका गला ऑलमोस्ट काट देता है। देन और ये सोचता है भाई ये तो रोजमेरी था, इस मेरे गले में कट कैसे लगा। फिर जो बड़े वाले हैं उससे बोलते भाई तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, इधर मेरा गला कटने वाला है और तू खड़ा देख रहा है। तो बोलता नहीं, वो बोलता मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं तो इसके साथ फाइट कर भी नहीं सकता। फिर जिसका गला कटा है कि फिर वो दौड़ के आता है पीटर की तरफ, क्योंकि उससे हार बर्दाश्त नहीं है, चाहे 1000 बार मर चुका है लेकिन फिर भी वो अभी फिर से ट्राई करेगा उसको मारने की। फिर जिसने लड़ाई नहीं करी थी वो सोच रहा है अभी देखो भाई हम जीत तो नहीं सक रहे, पहली बार हार हुई है पर तुमने हमें विदाउट एनी वेपन से हराया है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो अब हम फाइट नहीं करेंगे और हम ये घोषित करते हैं कि हम हार चुके हैं। तुम तो उससे बहुत दूर हो जो हमने सोचा था, हम तो तुम बस एक डी रैंकर समझ रहे थे, तुम तो कुछ और ही निकले। और फिर वो सॉरी सॉरी बोलने लगता है। देन पीटर कहता है कोई बात नहीं, ऐसे गलती तो होती रहती है लेकिन एक बात याद रखना कि किलर्स की एक बेसिक स्किल्स होते हैं, उनको अपने मौत को डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि उनकी मौत कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। सो तभी जाके तुम एक किलर बनने की केपेबल बनोगे। ये बंदा तो सदमे में ही चला जाता है भाई। ये लोग पीठ पीछे कुछ बात कर रहे हैं कि भाई तू बच्चे से हार गया है, बच्चे ने हरा दिया हम लोगों को। फिर इधर हमारी बैडी की एंट्री हो जाती है एंड बैडी बोलती है भाई क्या कर रहा है तू, क्या जरूरत थी उनके साथ फाइट करने की। हाँ अच्छा चुपचाप चले गए थे, उनके साथ फाइट करके दोबारा ये पावर प्रूव करने की जरूरत नहीं थी ना, तो अगर उन्होंने तुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। फिर किम बोलता है वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे भाई तुझे, क्योंकि एक बी रैंक का जो किलर है एक डी रैंकर किलर से पिटा आता है, वो कैसे बता सकता है कि उसकी हार हुई है। और वो किसी एरे से नहीं हारा, वो एक 18 साल के बच्चे से हार गया। तो ये ऑफकोर्स वो किसी के सामने एडमिट तो नहीं करेगा। और ये सब छोड़, तुझे राइट चाहिए क्या। ये सोचता है मैंने इसे फॉलो किया, मैं इसे बचाना चाह रही हूँ, कब से चिंता कर रही हूँ इसके लिए, और ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है नॉर्मली कैजुअली। और इधर कोच जो है वो गुस्से में एकदम लाल ही हो गया है। भाई क्या तुम लोग का लाइसेंस चला गया, मैं पता है तुम्हारा लाइसेंस तुम्हारी जिंदगी से भी बड़ी थी और तुम उन्हें लाइसेंस दे के आ गए, कैसे हार गए तुम। और ये लोग तो डर के मारे अभी भी डर ही रहे। यार जो हारा है मतलब वो सीनियर वो आते हैं और ये तो ऑफकोर्स डर जाते हैं उसको देख के। अब क्यों आए हो तुम लोग, अभी क्या और एक फाइट करना है, देखो हम रेडी हैं फाइट करने के लिए, हम अभी भी फाइट कर सकते हैं। फिर सीनियर बोलते हैं नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे लाइसेंस लेके आया हूँ, यू आर रियली केपेबल फॉर दिस। वो उनको उसका लाइसेंस लौटा के देते हैं और फिर किम को देखते हैं भाई ये बंदा मैंने जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा ऊपर है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब किम को वो आईडी कार्ड मिलती है फिर उसको यूना की भी आईडी कार्ड मिलती है और वो सोचता है कि उसको वो रिटर्न करना है। और ये लोग फिर से यहाँ पे होशियारी मार रहे हैं ये लोग से। इनके जो जूनियर है इनसे बोल रहे हैं कि हमें आईडी कार्ड दिखाओ, हमें आईडी कार्ड देखना है। नहीं बोलते भाई हम क्यों दिखाए, तुम जैसे कमजोर लोगों को हम आईडी कार्ड नहीं दिखाते। क्या ये क्या बक रहे हो। फिर इधर यूना जो है वो एक मतलब डमी के साथ फाइट कर रही है, क्योंकि वो उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकी जब सैंडो पार्क के साथ वो लोग फाइट कर रहे थे, और वो उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकी जब सीनियर्स के साथ वो लोग फाइट कर रहे थे। तो सब मतलब वर्थलेस है, वो सिर्फ वहाँ पे नाम पे है और कुछ नहीं, ऐसा यूना का मानना है। फिर वो ये सब सोच रही है कि मैंने क्या किया अब तक,
मैंने मेरे ब्रदर के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा ब्रदर अभी डेंजर में है। सो पैथेटिक। फिर किम बोलता है तो इसमें इतना हंगामा मचाने वाली क्या बात है, मैं बस तुझे ये रिटर्न करने आया था। फिर यूना बोलते हैं भूल जाओ उसको, आई डोंट डिजर्व दिस लाइसेंस। किम बोलता है अच्छा क्योंकि तू अपने भाई के लिए चिंता करती है इसीलिए। देख यार तू अपने आप को पैथेटिक बोलती है, लेकिन तू ये जॉब ही इसीलिए कर रही है ताकि तू अपने भाई को बचा सके। फिर यूना बोलती है क्या जानते हो तुम मेरे बारे में, क्या पता तुम्हें मेरे बारे में। फिर किम बोलता है यू आर राइट, मुझे सच में कुछ नहीं पता तेरे बारे में, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ तेरा एक भाई है जो अभी शायद डेंजर में है, और वो तेरा खून का नहीं है, मतलब तुम लोग खून के रिश्तेदार तो नहीं हो लेकिन भाई मानते हो तुम इसे। फिर हो सकता है तुम्हें कैसे पता चला। किम बोलता है प्लीज मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में क्या है मतलब अभी। फिर यूना अपना पास स्टोरी बताती है, और यूना की स्टोरी थोड़ी सी सैड भी है, मुझे बहुत सैड लगा जब मैं ये रीड कर रही। फिर एक लड़का आता है छोटा सा बच्चा जो कि उसको झूला झूलना है, तो वो यूना से रिक्वेस्ट करता है कि वी आर फैमिली, हम लोग जाके प्लीज झूला झूल सकते हैं। फिर यूना बोलते हैं फैमिली अजी घंटा, हम कोई फैमिली नहीं है तो तुम मुझसे दूर रहा कर समझा, एंड गेट लॉस्ट। और उसका नाम यूजिन है, और तू मेरा रियल भाई भी नहीं है तो ज्यादा मेरे साथ आने की कोशिश मत कर। और जब वो पैदा हुई थी वो सबवे स्टेशन में पली बढ़ी है, उसका कोई फैमिली नहीं था कभी भी, जो वो सब मर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। वो बच गई किसी चीज से क्योंकि उसे ऑर्फनेज ने उसको ले लिया, जहाँ पे मतलब ठीक है कमी थी अच्छे खान पान की, लेकिन पर वहाँ पे सब कुछ मिलता था उनको। और वहाँ पे मतलब कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह था कोई था नहीं, उसका इंटेंशन भी नहीं था कि फैमिली फ्रेंड बनाना है उसको, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोबारा कोई उसे छोड़ के चले जाए और वो दोबारा अनाथ हो जाए, उसके साथ कोई फैमिली ना रहे। और वो हमेशा ये सोचती थी कि वो अकेले ही ठीक है, और वो मरना चाहती थी। और एक दिन वो मरने की कोशिश भी करती है, और उसके मन में यही चल रहा है कि काश चलो आज मैं मर जाऊं, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर वो लोग सोचते भाई इसके लिए हम इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल अनाथ बच्चों को फेंक देते हैं इसको भी फेंक देते हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जब यूना वहाँ पे सो रही होती है हॉस्पिटल में, तब वो देखती है कि एक बच्चा उधर से जा रहा है साइड से, क्योंकि वो वही बैठा था यूना को देखने के लिए। और यूना ये सोचती है कि ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्यों आया मुझसे मिलने। और ये बोलती है कि थैंक गॉड मैं अब मरने वाली। तो उसको लगता है कि वो मरने वाली है, जो कि अभी वो मरी नहीं। जब उसे होश आया वो बोलती है मैं क्यों जिंदा हूँ डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा। देन डॉक्टर बोलते हैं इट्स अ मिरेकल, और ऐसा कुछ खास नहीं है। पर फिर जब यूना थोड़े थोड़े ठीक होने लगती है वो यूजिन को ढूंढती है, और यूजिन उसको नहीं मिलता है। सब उसके बारे में बात कर रहे होते कैसे उसने यूना को बचाया, और यूना को भी ये रियलाइज हो जाता है कि शायद जो सोचती है कि उसका कोई फैमिली नहीं है वो गलत है। यूजिन ही उसका भाई जैसा है, भले ही उसका ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यूजिन उसका भाई जैसा है। उसने उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपना ऑलमोस्ट सारा ब्लड दे दिया यूना को बचाने के लिए। और ये पार्ट बहुत सैड था उस टाइम पे, और जो कि यूना को रियलाइज हो जाता है अभी वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर देगी, जो कि उसका भाई है। और वहाँ पे कुछ डॉक्टर लोग बात कर रहे होते हैं, और तुम्हें पता है कि जो ब्लड के पैकेट है उनका कॉस्ट कितना है, इतने सारे मिलियन पैसे हम बस एक अनाथ बच्चे के लिए दे रहे हैं पर आवर। वो बच्चा इतना दान दे रहा है तो उसको हम अच्छे काम में यूज कर सकते हैं ना, क्यों ऐसे स्पॉइल करना। तो फिर यूना बोलते बस करो तुम लोग, मेरे भाई को परेशान करना बस करो, और प्लीज प्लीज उसको अबैंडन मत करो डॉक्टर, उसको बचाओ। उसको बचाने के लिए जितने पैसे देने होंगे ट्रीटमेंट के लिए मैं दूंगी, मैं तैयार हूँ, बिकॉज आई एम हिज सिस्टर। मुझे मेरे जिंदा रहने की वजह मिली, एंड हु केयर्स वो मेरा रियल मदर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन मैं उससे बचाने वाली हूँ, दैट्स ऑल। और मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज के लिए मुझे मेरी बाउंड्रीज भी क्रॉस करने पड़े तो मैं वो भी करूंगी। फिर ये सब सुनने के बाद किम बोलता है चलो ठीक है तुम अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करो और मैं निकलता हूँ अभी यहाँ पे। फिर यूना बोलती है तुम सुनो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन से मैं कभी मिली नहीं हूँ, प्लीज तुम मुझे हेल्प करो ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। आई वॉन्ट टू बिकम स्ट्रॉन्गर फॉर माई ब्रदर। सो गाइस इस पार्ट में मैंने 4 चैप्टर्स कवर करे हैं। If you like this video, please give a thumbs up and subscribe my channel, and मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Bye bye.